हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के दूसरे लेक्चर का स्टडी किए थे। तो आज जो है क्लास 11th इंग्लिश मीडियम के लिए फिजिकल वर्ल्ड का थर्ड लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स के ओरिजिन और साइंस के बारे में डिस्कस करने के बाद ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में डिस्क्राइब किया था, है ना। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारे सराउंडिंग में यानी इस एटमॉस्फेयर हम लोग रोज कुछ फोर्सों से गुजरते हैं, यानी कुछ फोर्सों से अवेयर होते हैं पर डे। जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स हो गया, इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है, नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इससे हम रोज रूबरू होते हैं, यानी हमारा इंटरेक्शन इन फोर्सों से रोज होता है। तो स्टूडेंट, इन सभी फोर्सों को कैटेगराइज कर दिया गया है, इन फोर्सों को कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज करने के बाद स्टूडेंट इनको क्या कर दिया गया है, 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला सेक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। अब देखिए यहाँ ये 4 फोर्सेज हैं। 4 फोर्सेज के बारे में बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए बारी बारी से हम इनका डिस्कशन करेंगे, है ना। तो फर्स्ट हम क्या डिस्कशन कर लें, ग्रेविटेशनल फोर्स का, है ना। देखिए स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इस यूनिवर्स में आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं और फिलहाल इसका जो है हम ब्रीफ स्टडी आगे जो है चैप्टर जो है ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो वहां जब चैप्टर पढ़ा जाएगा तो इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि वो यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उनके बीच लगने वाले कैसे अट्रैक्ट करता है, किसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी हम कह सकते हैं इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास, है ना। यानी उसकी मास की वजह से यानी 2 बॉडीज की मास की वजह से उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 r स्क्वायर। यदि m1 और m2 मास के 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से स्मॉलर डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू G m1 m2 r स्क्वायर। ये हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए प्रॉपर्टीज में अगर देखेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यानी ये केवल एक ही नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो प्रॉपर्टीज में इट इज ए यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। यूनिवर्सल मतलब हर जगह व्याप्त मिलेगा आपको। ये क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। दूसरा क्या है, इट इज डायरेक्टली, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से देखिए डायरेक्टली जहां से हटाएंगे तो या फिर प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है, और एक और मिलेगा या फिर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इस फैक्ट से हम बोल सकते हैं कि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। एंड द सेकेंड इज क्या, ये F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है, यानी इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये नेचर में प्रेजेंट सबसे वीक फोर्स होता है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, है ना स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए ये क्या होता है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब इन दोनों मास को
ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन के सेंट्रल पॉइंट पे क्या होगा, ये मास फोर्स अप्लाई होगा, यानी इसी लाइन पे, इसी लाइन की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो क्या होगा, सेंट्रल फोर्स होता है, और ये सेंट्रल फोर्स होने के साथ साथ कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना स्टूडेंट। तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद देखिए सेकेंड टर्म में आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, देखिए अब फोर्स है, दो चार्जों यानी दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी देखिए द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। और क्या होगा, अगर किसी मैग्नेट के दो पोल ले लिया जाए, यानी दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच जो लगेगा फोर्स वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट आपको बताया जाएगा आगामी चैप्टरों में, यानी फॉलो नेक्स्ट चैप्टरों में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे तो वहां बताया जाएगा, जब भी टाइम आएगा उस समय। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। कोई मूविंग चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इंक्लूड होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फोर्स विल बी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग दस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आर इनसेपरेबल एंड आर कंसिडर्ड एज द टू फैक्ट्स ऑफ जनरल फोर्सेज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, है ना। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो ये भी क्या है, इसकी भी प्रॉपर्टीज क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता जुलता होगा। यानी क्या होगा, ये अट्रैक्टिव और या रिपल्सिव, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इट इज ओनली अट्रैक्टिव, वाइल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्या होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का होता है। और क्या होगा, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करेगा। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो आर स्क्वायर नीचे है ना, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट इज ऑल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है ना। सेंट्रल फोर्स ये भी है और ये भी है, दोनों सेंट्रल फोर्स हैं। कंजर्वेटिव ये भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है ना स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो फोर्सेज और हैं, इनका मैं इसी में डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूं। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसे मान लीजिए कोई एटम है तो ये इसका न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है एटम का। देखिए एटम के आपने केमिस्ट्री में 10th में पढ़ा भी होगा, कोई एटम है तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या होगा, ऑर्बिट हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच फोर्स लगेगा, यानी जो फोर्स उनको क्या करेगा, ज्वाइन किया रहेगा, टाइटली बॉन्ड बनाया रहेगा, उस फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द न्यूक्लियस। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लिया क्या हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही न्यूक्लिया होंगे। इनके बीच जो फोर्स लगता है, जो इनको बांधे रखता है, यानी इनको स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये क्या होगा, बाउंडेड रहेंगे, उस फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या किसके किसके बीच लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूट्रॉन के भी बीच लग जाएगा, प्रोटॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, यानी इनको बांधे रखता है न्यूक्लियस के भीतर। उस फोर्स को भी क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वाइल
वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स स्टूडेंट, जब बीटा इमिशन होता है तो बीटा इमिशन के दौरान एक फोर्स अप्लाई होगा एंड दैट फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी बीटा है, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वहां से बीटा पार्टिकल क्या होता है? इमिट होता है यानी निकलता है, तो वहां पे एक फोर्स का एग्जिस्टेंस आता है। उस फोर्स को वीक न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग हम बोलते हैं, तो वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो इन चीजों के बारे में हम आगे जो है पूरा विस्तृत रूप से यानी पूरा जो है ब्रॉड सेंस में पढ़ेंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो थोड़े थोड़े टर्म है उनको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो ये था फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, है ना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, मास, ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक के साथ रिप्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स।